हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, उसमें हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट समझ लीजिए। कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है? लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस which are bounded and integrable in the interval a to infinity. Also let gx be positive and fx modulus less than equal to gx when x greater than equal to a. then ठीक है, then if integral a to infinity gx dx is convergent, then इंटीग्रल a to infinity fx dx is also convergent। जैसे कि कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना। तो यहां हमें कोई इंटीग्रल दिया हुआ होगा। सपोज हमारे पास कोई इंटीग्रल दिया है a to infinity cos x बटे सपोज ये दे दिया x स्क्वायर इंटू dx। इस इंटीग्रल को बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पिछली एक्सरसाइज में हम यही पढ़ रहे थे, किसी इंटीग्रल को हम चेक करते थे वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसमें सीधा सीधा इंटीग्रल हो जाता था। यदि किसी इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती थी तो वो क्या होता था? डाइवर्जेंट। और कोई निश्चित मान आता था तो वो क्या होता था? कन्वर्जेंट। और इन दोनों में से यदि कोई इंटीग्रल ना तो कन्वर्जेंट हो ना डाइवर्जेंट हो तो वो कैसा होता है? ऑसिलेटरी होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए सपोज ये इंटीग्रल आ गया, तो इसका हम इंटीग्रल कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसका हमसे इंटीग्रल नहीं हो रहा तो हम इसे किससे करेंगे? कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट करने के लिए जैसे अभी मैंने बताया, कंपैरिजन माने क्या होता है? तुलना करना। तो इसमें fx फंक्शन मानते हैं, fx फंक्शन सारे को मानते हैं। cos x अपॉन कितना? x स्क्वायर। एक gx निकालते हैं इसमें से। तो gx जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो gx हमने मान लिया, इसके अंदर gx मान लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे पता लगता रहेगा fx किसको मानना, gx किसको मानना। ये fx मान लिया और इसको क्या मान लिया? gx। fx का मॉडुलस वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? gx से। तो हम केवल gx वाले का इंटीग्रल निकाल लेंगे। a टू इन्फिनिटी 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? gx का निकालेंगे। यदि gx कन्वर्जेंट है तो इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। ये भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। मतलब तुलना कर दी। तुलना कैसे कर दी? निकाल लाइए और तुलना करके उसको बता दिया कि कैसा है वो? कन्वर्जेंट। फिर एक बार दोबारा समझ लीजिए। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू फंक्शंस या आर टू फंक्शंस। हमारे पास दो फंक्शंस हैं fx और gx, विच आर बाउंडेड। दोनों कैसे हैं? बाउंडेड हैं। और कैसे हैं? इंटीग्रेबल इन द इंटरवल a टू इन्फिनिटी। आल्सो लेट gx बी पॉजिटिव। gx कैसा है? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखो मैंने gx माना तो gx कैसा है यहाँ पे? पॉजिटिव। एंड fx का मॉडुलस, अभी वहां पे देखेंगे करके मॉडुलस भी, fx का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? gx से। व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू e, देन इफ इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx इज कन्वर्जेंट। यदि gx dx कैसा है? कन्वर्जेंट। देन तब ये वाला इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा समझ में आएगा ही। इसके बाद सिमिलरली इसी प्रकार यदि fx का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू gx, fx का मॉडुलस किससे बड़ा हो जाए? gx से। एंड a टू इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी gx dx इज डाइवर्जेंट। मतलब fx का जो मॉडुलस है वो बड़ा होना चाहिए किससे? gx से। और gx का जो इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। देन इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी fx dx इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। तो जैसे कि कंपैरिजन टेस्ट है इसका नाम। तो कंपैरिजन करते हैं, इसमें तुलना करते हैं। तो निकालते तो किसको हैं? gx को। और उसकी तुलना से fx का जो इंटीग्रल है वो भी कैसा हो जाता है? मान लीजिए ये डाइवर्जेंट होगा तो ये भी कैसा होगा? डाइवर्जेंट। ठीक है,
तो ये कंपेयर करके आ गया। इसके बाद एक ही थ्योरम का स्टेटमेंट है, ये भी याद रखेंगे इस थ्योरम का स्टेटमेंट। द इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी dx बटे x की पावर n वेयर a बड़ा है किससे, 0 से, इज कन्वर्जेंट। ये वाला जो इंटीग्रल है a टू इन्फिनिटी dx बटे x की पावर n, जहां a बड़ा है किससे, 0 से, इज कन्वर्जेंट होगा ये व्हेन n ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट, और कैसा होगा ये डाइवर्जेंट, ठीक है, एंड डाइवर्जेंट कब होगा ये, यदि n लेस देन इक्वल टू 1। तो थ्योरम से भी हम सीधा सीधा इंटीग्रल को बता सकते हैं कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। कैसे भाई, सपोज हमारे पास 5 टू इन्फिनिटी x की पावर 10 dx है, तो सीधा सीधा n का मान देख लो। पहले तो ये देखो a बड़ा होना चाहिए 0 से, a का मान यहाँ कितना 5, किससे बड़ा है ये, 0 से बड़ा है। फिर n का मान देख लीजिए, n का मान 10, 10 से, ठीक है, 1 से कैसा, n बराबर 10 है, 10 किससे बड़ा है, 1 से, तो ये इंटीग्रल सीधा सीधा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यदि इस तरह का कोई इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है, a टू इन्फिनिटी, a का मान किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से, और n का मान किससे बड़ा हो, 1 से, तो इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो यहाँ हम इस थ्योरम से सीधे बता सकते हैं कि इंटीग्रल कैसा है, ये कन्वर्जेंट। और यदि कोई इंटीग्रल ऐसा आ जाए 1/x की पावर 1/3 आ गया सपोज, तो यहाँ पे और लिमिट कितनी आ गई, मान लिया 2 टू इन्फिनिटी आ गई, तो बताइए कैसा होगा ये इंटीग्रल। n का मान देखिए कितना है यहाँ पे, 1/3, और 1/3 छोटा किससे, 1 से, तो सीधा बताएंगे ये इंटीग्रल कैसा है, डाइवर्जेंट है ये। यानी कि n का मान 1 से बड़ा है तो इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट, और या तो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो, तब इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो इनको नोट करिए, अभी इन पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, सभी इनको नोट कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखिए, टेस्ट द कन्वर्जेंस। इसमें हमें देखना है ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो एक तो जैसा हम पहली एक्सरसाइज में करते थे, सीधा सीधा इंटीग्रल की वैल्यू निकालते थे, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा ये, ठीक है, इसका मान कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी तो कैसा हो जाएगा ये, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सीधा सीधा इसकी वैल्यू नहीं निकल रही। यदि हम इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे, सीधा सीधा हम इसका इंटीग्रल नहीं कर सकते, तो हम इसे किससे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में f(x) और g(x) मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो g(x) कोई पॉजिटिव मानते हैं और f(x) का मॉडुलस या तो लेस आ जाए या क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए, जैसे कि थ्योरम में कहा। ठीक है, तो चलिए इसमें f(x) तो सारा ही फंक्शन होता है, लेट f(x) तो ये सारा ही फंक्शन होता है cos mx बटे x² प्लस a²। अब बात मानने की है gx को, gx जो पॉजिटिव हो, ठीक है, एंड gx भी अपने पास से ही लेना, gx इसमें पॉजिटिव तो ये x² प्लस a²। ठीक है, तो हमने gx इसको मान लिया, x² प्लस a² को। नाउ इसका मॉडुलस निकालिए, नाउ f(x) का मॉडुलस निकालिए, और लेस आ जाए या ग्रेटर आ जाए देखते हैं अभी। मॉडुलस कितना आ जाएगा यहाँ से, cos mx बटे x² प्लस a²। ठीक है, नीचे तो पॉजिटिव ही है, इसका मॉडुलस तो इसी के बराबर ही आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos mx का मॉडुलस बटे में कितना, x² प्लस a²। ठीक है, तो क्योंकि पॉजिटिव ही है, इसका मॉडुलस भी करेंगे तो इसी के बराबर आएगा। अभी कोई तुमसे पूछेगा कि 2 का मॉडुलस बताओ, तो 2 का मॉडुलस किसके बराबर, 2, क्योंकि पॉजिटिव है। कोई तुमसे x² का मॉडुलस पूछेगा, स्क्वायर आ रहा है इसका, पॉजिटिव है,
तो एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। तो कोई तुमसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉडुलस पूछेगा तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस, भाई स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही करेंगे इनको, तो ये इनके मॉडुलस इन्हीं के बराबर होंगे। ठीक है, ये मॉडुलस इन्हीं के बराबर होंगे। ठीक है, इनके मॉडुलस इसी के बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है। और जो इसका मॉडुलस होता है, इसका मॉडुलस याद रखिए, कोस एम एक्स का जो मॉडुलस हमेशा लेस देन इक्वल टू 1। जैसे तुम्हें कोस की वैल्यू मालूम है, कोस की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे होती है? 1 से होती है। अब यहाँ देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, एफ एक्स का जो मॉडुलस है वो इसके इक्वल है। ठीक है, और यदि मैं इसकी जगह 1 रखूं तो 1 इससे कैसा है? 1 इससे कैसा है? बड़ा। तो देखिए यहाँ से इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, एफ एक्स का जो मॉडुलस अभी तो क्या चल रहा था यहाँ पे देखो, इक्वल चल रहा था, और कोस एम एक्स का मॉडुलस लेस देन किससे होता है? 1 से। तो मैंने इसको हटा के इससे बड़ा रख दिया, वही 1 इससे कैसा है? बड़ा, तो इधर वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब ये वाला कैसा हो जाएगा? छोटा। तो एफ एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर है? जी एक्स की। तो एफ एक्स का मॉडुलस देखिए कितना आ गया यहाँ से, एफ एक्स का मॉडुलस कितना आ गया? किसके बराबर है ऊपर? ये जी एक्स के बराबर है। तो केवल अब हम जी एक्स का इंटीग्रल निकाल लेंगे। नाउ इंटीग्रल किसका निकालिए? बोलिए जी एक्स का। लिमिट देखना कितनी? 0 टू इन्फिनिटी बराबर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। जी एक्स का मान कितना? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये बताइए कितना आ जाएगा यहाँ? इसका इंटीग्रल बोलिए कितना आ जाएगा? 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, लिमिट बोलिए कितनी? 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन ए, tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है? π/2। tan इनवर्स 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? π/2a। तो निश्चित मान आ गया कोई ये। तो जी एक्स कैसा हो जाएगा? ये वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो देयरफॉर इंटीग्रल a टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डी एक्स इज कन्वर्जेंट। जब ये कन्वर्जेंट है तो गिवन इंटीग्रल भी कंपेरेंट ऐसे कैसा होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये कैसा आया? कन्वर्जेंट। और इसका मॉडुलस लेस देन है, अभी मैंने, ठीक है, टेस्ट जो अभी कन्वर्जेंट, ठीक है, कंपेरेंट टेस्ट लिखाया, टेस्ट में ये लिखाया कि उसका मॉडुलस तो लेस देन किससे हो? 1 से। और जी एक्स यदि कैसा है? कन्वर्जेंट, तो एफ एक्स भी कैसा होगा? कन्वर्जेंट। ठीक है, तो आखिरी में लिख देंगे हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो गिवन इंटीग्रल भी कैसा है? ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी। ठीक है, लिख देना बाद में, हेंस बाय कंपैरिजन टेस्ट द गिवन इंटीग्रल इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। 7 एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल नंबर कौन सा था ये? 7। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे। 8 देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसमें भी क्या करना है? टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। इसको देखना ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इसको देखना ये डाइवर्जेंट है या
कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो देखिए यदि हम इसमें fx मान लेंगे, ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सभी, यदि हम इसमें fx मान लेंगे, fx तो सारे को ही मानते हैं, ठीक है, सभी देखिए हाँ ध्यान दीजिए, fx तो मानते हैं हम साइन स्क्वायर x बटे कितना x स्क्वायर, gx कोई पॉजिटिव फंक्शन हम ले सकते हैं यहाँ पे, gx बराबर कितना 1/x स्क्वायर, फिर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे, वो लेस देना जाएगा। तो जैसे हम फिर इसको चेक करेंगे, लिमिट कितनी 0 टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर इंटू dx। जब हम इसको चेक करेंगे तो इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर कितनी आ जाएगी -2, है ना, और इंटीग्रल करेंगे तो कितना, और बटे में भी कितना -2, लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ से 0 टू इन्फिनिटी। तो जैसे हम यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे या पहले से सोल्व कर लेंगे, माइनस कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा ये बोलिए, 0 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 1 बटे कितना आ जाएगा 0, है ना, 1 बटे 0 कितना आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इन्फिनिटी पे कैसा हो जाएगा ये डाइवर्जेंट। अभी ध्यान देना जरा इस पे, भाई हम fx का मॉडुलस निकाल लेंगे, fx का क्या निकाल लेंगे मॉडुलस, भाई साइन का भी मॉडुलस लेस देन हो जाएगा, तो वो यहाँ पे यही आएगा, और ये आ रहा डाइवर्जेंट। तो ऐसा जो हमने अभी टेस्ट पढ़ा उसमें यदि ये लेस हो तो ये वाला कैसा होना चाहिए, gx कैसा होना चाहिए कन्वर्जेंट। अभी जो हमने टेस्ट पढ़ा, ठीक है, fx का मॉडुलस लेस देन किससा होना चाहिए gx से, और gx कैसा आना चाहिए कन्वर्जेंट आना चाहिए, पर ये तो क्या आ रहा डाइवर्जेंट। तो ये तो टेस्ट लग ही नहीं रहा इसमें, यदि हम पहले की जैसे कर रहे तो टेस्ट तो अप्लाई हो ही नहीं रहा, क्योंकि यदि ये लेस देन है तो gx कैसा आना चाहिए कन्वर्जेंट आना चाहिए, ठीक है, पर ये क्या आ रहा डाइवर्जेंट। तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे, इस तरीके से, इसमें ये टेस्ट नहीं अप्लाई हो रहा, इसमें ये टेस्ट इस तरीके से तो फेल हो गया। अब देखिए कैसे करेंगे हम इसको, मैं इसको दो जगह ब्रेक कर लूंगा, लिमिट मान लिया 0 टू 1 ले लिया, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लीजिए यहाँ पे, और साइन स्क्वायर x बटे नमस्ते x स्क्वायर इंटू dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x बटे इंटू dx। तो यहाँ पे मैंने इसको दो जगह ब्रेक कर दिया, पहले वाले को मान लिया मैंने I1 और दूसरे वाले को क्या मान लिया I2, वेयर जहाँ I1 बताइए कितना, वेयर I1 बराबर 0 टू 1 साइन स्क्वायर x बटे इंटू dx, एंड I2 बोलिए कितना 1 टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर x बटे इंटू dx। I1 जो है यहाँ पे प्रॉपर इंटीग्रल है, I1 जो है यहाँ पे कैसा है प्रॉपर। अब तुम्हारे मन में एक बात भी आ सकती है, वैसे आती नहीं तुम्हारे मन में ऐसी बातें तो यदि x बराबर में 0 रखूं तो फंक्शन ये बताइए बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। हाँ, तो मन में तुम्हारे ये आया अनबाउंडेड आया, ठीक है, पर ये अनबाउंडेड नहीं है। अनबाउंडेड क्यों नहीं है ये, यदि मैं लिमिट निकाल लूँ x टेंड्स टू 0 पे साइन x बटे x की बराबर किसके आता है 1, तो फंक्शन x बराबर 0 पे अनबाउंडेड नहीं है, ठीक है, x बराबर 0 पे अनबाउंडेड नहीं है। तो फंक्शन कैसा हुआ ये बाउंडेड, फंक्शन कैसा हुआ ये बाउंडेड। लिमिट कैसी है, तो कैसा इंटीग्रल है ये प्रॉपर इंटीग्रल। हियर I1 is a proper integral and we know that every proper integral is convergent। सभी proper integral कैसे होते हैं, तो पहले वाला तो convergent आ गया। अब किसको चेक करेंगे I2 को,
भाई सपोज पहले वाला कन्वर्जेंट आया, सपोज, हाँ सपोज कि आया ही है, जब क्योंकि कैसा इंटीग्रल है ये, प्रॉपर इंटीग्रल है, तो कैसा आया ही, कन्वर्जेंट। तो जब ये कन्वर्जेंट आया, सपोज इसका मान मैंने कुछ ऐसी मान लिया, चलो 10 आ गया इसका मान। अब मैं किसको चेक करूंगा, I2 आ गया डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट आएगा तो इसका मान क्या आएगा, तो ये कन्वर्जेंट और ये डाइवर्जेंट मिला के क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कोई इंटीग्रल कैसा, कन्वर्जेंट, और उसमें कोई हमने डाइवर्जेंट इंटीग्रल जोड़ दिया तो किसके बराबर आएगा, डाइवर्जेंट। पहला डाइवर्जेंट हुआ, दूसरा कन्वर्जेंट हुआ, तो बताना क्या आएगा, डाइवर्जेंट। ये इंटीग्रल कोई डाइवर्जेंट और ये दूसरा इंटीग्रल भी डाइवर्जेंट, तो क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा, डाइवर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है, दूसरा भी कन्वर्जेंट है, तो क्या आएगा, दो कन्वर्जेंट इंटीग्रल का सम कन्वर्जेंट, एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट एक डाइवर्जेंट, और ये कन्वर्जेंट बराबर डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है। और यदि कोई इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो और दूसरा भी डाइवर्जेंट हो, ये बताइए कैसा आएगा। देखिए मान लीजिए कोई डाइवर्जेंट है, डाइवर्स टू इन्फिनिटी है, डाइवर्स टू कितना, इन्फिनिटी, और दूसरा भी डाइवर्स टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, उसका मालूम ही नहीं है क्या आएगा, मतलब देखना पड़ेगा या तो कुछ और तरीका लगा के। तो डाइवर्जेंट माइनस डाइवर्जेंट, अब ये होता है डाइवर्स टू माइनस इन्फिनिटी होता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आएगा, तब उस कंडीशन में ये डाइवर्जेंट आएगा, तब उस कंडीशन में कैसा आएगा ये। तो इनको भी याद रखिए, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, हेयर, ठीक है, हेयर I1 कैसा है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल, ये कर लेना, लिख लेना इनको, ठीक है। हेयर I1 is a proper integral, here I1 is a proper integral, and we know that, namaste, and we know that every proper integral is convergent, and we know that every proper integral is convergent. Now we need to check the convergence of I2। तो किसको चेक करेंगे अब हम, I2 को चेक करेंगे। तो I2 को चलिए चेक करते हैं। इसमें I2 को चेक करने के लिए पहले fx मान लीजिए। भाई I2 का सीधा इंटीग्रल नहीं होगा, जैसे हम एक्सरसाइज फर्स्ट में कर लेते थे, तो इसे भी हम किससे करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट से। I2 को कंपैरिजन टेस्ट से चेक करने के लिए पहले तुम क्या मान लीजिए, fx बोलिए कितना यहाँ पे, साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, gx भी मानना पड़ेगा, एंड gx को क्या मानना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मानना। इसके बाद fx का मॉडुलस लेस या ग्रेटर जो भी आएगा देखना पड़ेगा,
ठीक है, एफ एक्स का मॉडुलस। नाउ किसका मॉडुलस निकालेंगे बोलिए, एफ एक्स का मॉडुलस बराबर, एफ एक्स का मान बताना साइन स्क्वायर एक्स बटे कितना एक्स स्क्वायर, तो ये तो पॉजिटिव ही है ना एक्स स्क्वायर तो, और ये ऊपर कितना साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे ऊपर, और नीचे कितना ये एक्स स्क्वायर। अब इसमें साइन स्क्वायर एक्स का मॉडुलस याद रखिए, साइन स्क्वायर एक्स का जो मॉडुलस है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू किससे आएगा, 1 से, एफ एक्स का मॉडुलस। अब जैसे मैं यहाँ पे इसका मान रखूंगा 1, तो यहाँ कैसा चिन्ह आएगा बराबर की जगह, लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू क्यों आएगा, ऐसे समझ लीजिए, मान लिया तराजू है ये, तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं, बराबर आ रहा ना है, ठीक है, तराजू के दोनों पलड़े कैसे हैं, बराबर। इसमें भी मान लिया 1 किलोग्राम का बाट रखा, और यहाँ भी कितना रखा, 1 किलोग्राम। अब इसमें से कुछ हटा दिया, कुछ हटा के उससे बड़ा रख दिया, अरे जो 1 है इससे बड़ा नहीं है क्या, यहां से 1 किलोग्राम हटा के क्या रख दिया, 2 किलोग्राम रख दिया, तो भारी ये वाला पलड़ा ना हो जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा यहां से, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1/x², इससे भारी वाला रख दिया, तो इधर वाला कैसा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, हल्का, इससे कम हो जाएगा, तो ये लेस होगा किससे, इससे लेस होगा। और ये किसके बराबर मान रखा हमने, जी एक्स की। तो एफ एक्स का जो मॉडुलस आया यहाँ पे लेस देन इक्वल टू किससे आ गया, जी एक्स से आ गया। एफ एक्स का मॉडुलस कंपैरिजन टेस्ट में ऐसे ही होना चाहिए। तो अब हम किसको चेक करेंगे, जी एक्स को। नाउ इंटीग्रल कितना, a टू इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी था, अब तो जी एक्स इंटू डी एक्स निकाल लेंगे, 1 टू इन्फिनिटी, जी एक्स का मान बताइए 1/x² इंटू डी एक्स। या तो इंटीग्रल कर दीजिए, या एक अभी सबसे नीचे थ्योरम बताई थी वो, या उस थ्योरम से कर दीजिए। हेयर एन का मान बताना है यहाँ पे, अरे हेयर एन का मान बोल लो, 2 1 से बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो जी एक्स कैसा हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट, ठीक है। तो देयरफॉर यदि 1 से बड़ा है, हेयर, बाद में बात करना जो करनी, हेयर, ठीक है, n बड़ा है किससे, n का मान कितना, 2 बड़ा है किससे, 1 से। तो जब ये 1 से बड़ा होता था, थ्योरम लिखाई थी उस टेस्ट के नीचे, जो थ्योरम लिखाई थी उसका रिजल्ट से, तो ये इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट। और यदि n का मान छोटा या बराबर आ जाए 1 के, तो कैसा होता है वो, डाइवर्जेंट। तो देयरफॉर इंटीग्रल 1 टू इन्फिनिटी जी एक्स कह दो, या ये कह दीजिए डी एक्स इज कैसा आ गया बोलिए, कन्वर्जेंट। तो जब ये कन्वर्जेंट आ गया, तो वो वाला इंटीग्रल कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, इसीलिए I2 है ना, I2 कह दीजिए, या ठीक है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से, इसलिए I2 इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। अब ये बताइए I1 कैसा था, कन्वर्जेंट, I2 भी कैसा आया, कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट, hence the given integral, hence the, ठीक है, या ये लिखेंगे since I1 and I2 is convergent, I1 और I2 कैसे हैं, convergent, and we know that sum of convergent integral
इज आल्सो कन्वर्जेंट। I1 और I2 कैसे हैं यहाँ पे? कन्वर्जेंट। वी नो दैट सम ऑफ कन्वर्जेंट इंटीग्रल्स इज आल्सो कन्वर्जेंट, हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, हैंस गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। इसलिए गिवन इंटीग्रल कैसा है? कन्वर्जेंट। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे।